नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं धर्म सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का 7वां चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, जिसके अंतर्गत टॉपिक का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इसी क्लास के अंतर्गत हमने इससे पहले जो 2 क्लासें हो चुकी है उनके अंतर्गत हम चर्चा कर चुके हैं मानव का जो तंत्रिका तंत्र था उसके बारे में, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो थी उसके बारे में बात कर चुके थे, और मानव का जो मस्तिष्क है उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। यानी कि लास्ट तक हमारी जो चर्चा है वो यहाँ तक हो चुकी है। अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आता है अपना अब कि पौधों के अंतर्गत समन्वय जो होता है वो किस तरीके से होता है। यानी कि पौधे जो हैं ये किस प्रकार से अपना बाहरी वातावरण जो होता है उसके साथ तालमेल बिठाते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है इसके अंतर्गत, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में कौन पाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतुओं में तो कौन पाया जाता है, जंतुओं में तो पाया जाता है तंत्रिका तंत्र। लेकिन पौधों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पौधों के अंतर्गत क्या होती है, पेशियां होती हैं। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जो है वो कैसे करते हैं। तो मनुष्य में तो समन्वय के लिए या कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण के लिए कौन होता है, वहां पर तो होता है तंत्रिका तंत्र भी होता है, और उसके साथ अनुक्रिया करने के लिए उसमें पेशियां भी पाई जाती है, जिसकी सहायता से उनके अंग जो हैं वो गतिशील होते हैं। लेकिन पौधों के अंतर्गत ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही क्या होती हैं, पेशियां होती हैं। तो फिर पौधे जो होते हैं इनको जो बाहर से उद्दीपन मिलता है, पौधे उस उद्दीपन के प्रति किस तरीके से अनुक्रिया करते हैं, ये बात हम इस चैप्टर के अंतर्गत अब जानने का प्रयास करते हैं। और कैसे अनुक्रिया होती है तो उसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल देके उसको समझाने का प्रयास किया है कि जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे की ओर झुक जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें जो है वो नीचे की ओर जाती हैं और उसका तना जो है वो किधर आता है, ऊपर की तरफ आता है। अब क्या हमने कभी ऐसा सोचा है, ये कह रहा है कि जानते हो क्या क्यों होता है ऐसा, जानते हो क्या होता है, ये पूछना चाह रहा है कि भाई जड़ जो है वो हमेशा नीचे ही क्यों जाती है और तना जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों आता है। क्या हम इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। छुई मुई की पत्तियों को जब हमने हाथ लगाया तो छुई मुई की पत्तियों ने क्या की, उसके प्रति अनुक्रिया की। अनुक्रिया के कारण वो क्या हो गई, झुक गई, या ये कहेंगे सिमट गई, वो नीचे की तरफ मुड़ गई। ये कैसे अनुक्रिया इसने दर्शाई, इस गति से वृद्धि का क्या संबंध है। तो छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती हैं, इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। अब ये कह रहा है कि इसी आधार पर ये कह रहा है कि पौधे जो होते हैं उन पौधों के अंतर्गत गतियां जो पाई जाती हैं वो किस प्रकार की गतियां जो हैं वो पौधों में देखने को मिलती है। दूसरी ओर ये कह रहा है कि नवोद्भिद जो है उसकी दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। दिशिक का मतलब जड़ें जो है वो नीचे की तरफ जा रही हैं, एक दिशा में गति कर रही है। तना जो है वो भूमि से ऊपर की तरफ आ रहा है, वो भी एक दिशा में गति कर रहा है। तो जड़ और तने की जो गति होती है वो एक निश्चित दिशा में होती है, इसलिए उसको हमने क्या नाम दे दिया, दिशिक गति के नाम से हम उसको क्या करते हैं, जानते हैं। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति जो है वो प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पौधे जो हैं इसके अंतर्गत कितने प्रकार की गतियां, 2 प्रकार की गतियां जो हैं वो पाई जाती हैं। और ये 2 प्रकार की गतियां कौन कौन सी होती हैं। तो एक गति इनमें होती है जो वृद्धि के ऊपर क्या होती है, निर्भर करती है। जैसे कि तना जो है वो नीचे की तरफ जाता है, तो तना नीचे की तरफ क्यों बढ़ता है, क्योंकि तने के शीर्ष की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन होता है, जिससे तने की लंबाई क्या है, बढ़ती है, और तना कहाँ जाता है, भूमि में नीचे की तरफ गति करता है। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि तना जो है वो ऊपर की तरफ क्यों आता है, जड़ जो है वो नीचे की तरफ क्यों जाती है, सॉरी। तो जड़ का जो शीर्ष भाग होता है उसके ऊपर क्या पाई जाती है, कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं में विभाजन होता है, विभाजन से उनकी संख्या बढ़ती है और जड़ जो है वो नीचे की तरफ गति करती है। तना जो है वो ऊपर की तरफ गति क्यों करता है, क्योंकि सेम भाग है, तने का जो सबसे शीर्ष वाला भाग होता है उस पर भी कोशिकाएं होती हैं, उनमें विभाजन होने से उसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, और तना कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ गति करता है। तो ये जो नवोद्भिद पौधा जो है, जिस बीज में अंकुरण हुआ है, उसके अंतर्गत जड़ की जो गति है और तने की जो गति है, ये दोनों ही गतियां किसके ऊपर आधारित है, वृद्धि पर आधारित क्या होती है ये गतियां, और एक निश्चित दिशा में होती है। इसलिए इन दोनों को हम किस नाम से जान रहे हैं, दिशिक गति जो है उस नाम से हम जानते हैं। दूसरी जो गति होती है पौधों के अंतर्गत, उसका
वृद्धि के ऊपर कोई निर्भर वो नहीं करती है। तो ये गति जो होती है ये वृद्धि से क्या होती है, बिल्कुल मुक्त गति होती है। तो एक गति पौधों में होती है जो वृद्धि के ऊपर आश्रित होती है, यानी कि वृद्धि पर निर्भर करती है, और जो दूसरी गति पौधों में होती है उस गति का वृद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि वो वृद्धि से क्या होती है, एकदम मुक्त होती है। अब सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि पौधे जो हैं वो इनके प्रति अनुक्रिया किस तरीके से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं जो कि वृद्धि के ऊपर क्या होती है, आधारित होती है। ठीक है, पहले प्रकार की यही गति थी जो वृद्धि पर आधारित होती है। जैसे छुई, अच्छा इसने जो एग्जाम्पल पहले लिया है वो लिया है जो वृद्धि पर आधारित नहीं होती। जैसे छुई मुई के पौधे की गति जो है, इसका एग्जाम्पल लिया है। और छुई मुई के पौधे की जो गति होती है, जैसे उसकी पत्तियों को हम स्पर्श करते हैं, उसकी पत्तियां जो है वो क्या हो जाती हैं, सिमट जाती हैं, और हम कह सकते हैं नीचे की ओर झुक जाती है। तो वो गति वृद्धि पर आधारित नहीं है। ये पहला एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि वो गति जिसके ऊपर या जो वृद्धि के ऊपर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में क्या करनी होती है, गति जो है वो दर्शानी होती है। लेकिन गति को दर्शाने के लिए यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और ना ही कोई पेशी ऊतक है। फिर भी पौधा जो है वो कैसे स्पर्श का संसूचन करता है, यानी कि ना तो उसमें तंत्रिका है और ना ही उसमें पेशियां हैं, फिर भी पौधे की जो भाग होते हैं उनको किस तरीके से टच करने का, स्पर्श का अनुभव होता है, ये हमें पता लगाना है। और किस प्रकार उस अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं। तो पौधा कैसे तो स्पर्श को अनुभव करता है, और पौधा किस प्रकार से उस स्पर्श के प्रति क्या करता है, अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स देता है। यदि हम विचार करें कि पौधों को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों ही भिन्न है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पौधे की पत्तियों को हमने स्पर्श किया है और गति जो होती है वो पूरी पत्ती में देखने को मिल रही है, और पत्ती के शीर्ष को हमने क्या किया है, स्पर्श किया है, जबकि गति जो है वो पूरी पत्ती में देखने को मिली। तो ये दोनों ही चीजें, जहां पर स्पर्श हम करते हैं वो भी, और जहां से गति प्रदर्शित होती है वो दोनों ही स्थान क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। तो हमने जहां स्पर्श किया है, जैसे मैं कह रहा हूं पत्ती का शीर्ष है, इसको तो हमने स्पर्श किया है, और गति जो है वो पूरी पत्ती में देखने को मिलती है। इसका मतलब यहां हमने स्पर्श किया है, ये अनुभव पौधे को प्राप्त हुआ, और उसके बावजूद उस पत्ती में गति हुई, यानी कि गति का स्थान और स्पर्श का स्थान दोनों ही एक दूसरे से क्या हो गए, भिन्न हो गए। तो हमने यहाँ पर स्पर्श किया है और पूरी पत्ती जो है वो गति कर रही है। इसका मतलब ये स्पर्श की जो सूचना है ये पूरी पत्ती में क्या करती है, गति करती है। अब किस तरीके से ये पूरी पत्ती में जाती है उसकी बात करते हैं। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वैद्युत रासायनिक साधन जो होते हैं उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कि पौधे इस गति को या इस स्पर्श की सूचना को, या जो भी उनको अनुक्रिया प्राप्त होती है, सॉरी जो भी उनको संसूचन यानी कि संवेदना प्राप्त होती है, या जो भी उनको उद्दीपन प्राप्त होता है, उस उद्दीपन को वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक किसके माध्यम से भेजते हैं। तो वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक उसको भेजते हैं किसके माध्यम से, वैद्युत रासायनिक साधन जो होता है उसकी सहायता से भेजते हैं। लेकिन जंतुओं की तरह पादपों में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक जो है वो नहीं होता है। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति क्या होती है, बदल लेनी चाहिए या बदल लेनी पड़ती है। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो एक सिंपल सा ध्यान रखिए कि भाई पौधे जो होते हैं उन पौधों के अंतर्गत क्या है, पौधों के अंतर्गत दोनों ही चीजें जो हैं वो अनुपस्थित है। पौधों में क्या है, पौधों में तंत्रिका ऊतक भी पौधों के अंतर्गत नहीं पाया जाता, यानी कि पौधों में तंत्रिका ऊतक और पौधों के अंतर्गत पेशी ऊतक, ये दोनों ही क्या है, पौधों में एब्सेंट है। तंत्रिका ऊतक भी और पौधों में पेशी ऊतक भी, ये दोनों ही पौधे के अंतर्गत क्या होते हैं, ये दोनों ही पौधे में होते हैं अनुपस्थित। तो फिर पौधा जो है वो किस तरीके से तो उद्दीपन प्राप्त करता है और किस तरीके से वो उसकी गति को क्या करता है, दर्शाता है।
इसके लिए हमने बात की कि इसके लिए पौधे में कौन सी क्रिया होती है, तो पौधे में उद्दीपन का संचार कैसे होता है। तो पौधों में उद्दीपन जो होता है उस उद्दीपन का संचार किसके द्वारा होता है, पौधों में उद्दीपन का जो संचार होता है वो किसके द्वारा होता है, तो पौधों में उद्दीपन का संचार करने के लिए कौन सी क्रिया होती है, विद्युत रासायनिक साधन आप उसको कह रहे हो। यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है वही मैं लिख रहा हूं। क्या बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं विद्युत रसायन साधन। इसके द्वारा जो होते हैं पौधे में सूचनाएं जो होती हैं वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किसकी सहायता से जाती हैं, तो वो जाती है इसकी सहायता से, विद्युत रासायनिक साधन जो होते हैं उसकी सहायता से जाती है। अब यहां पर भी ले जाने के लिए क्या होनी चाहिए, तंत्रिकाएं, या फिर गति करने के लिए पेशियों में, जैसे जंतुओं में पेशियों में प्रोटीन पाई जाती थी ऐसे पौधों में प्रोटीन होनी चाहिए। तो ना तो उनमें तंत्रिकाएं हैं पौधों में और ना ही उनमें क्या है, पेशियां हैं। तो फिर वो किसकी सहायता से गति को दर्शाते हैं, तो पौधे जो अनुक्रिया करते हैं वो अनुक्रिया पौधों में किसके कारण होती है, तो पौधों में ये जो अनुक्रिया देखने को मिल रही है वो किसकी वजह से होती है, जल की मात्रा की वजह से। वो किसकी वजह से होता है, वो होता है जल की मात्रा की वजह से। अगर उन कोशिकाओं में जल की मात्रा बढ़ती है तो वो फूल जाती हैं जिससे उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है। पौधों के अंतर्गत पत्तियों में यदि जल की मात्रा कम होती है तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो सीधी सीधी मात्रा में यानी किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो पौधों की जो गतियां होती हैं वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है, जल की मात्रा जो होती है उसके ऊपर निर्भर करती है। या तो वो जल को अवशोषित करके फूल जाती हैं और उनकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, या फिर वो जल को क्या कर देती हैं, त्याग कर सिकुड़ जाती हैं और उनकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से पौधों में क्या देखने को मिलती है, गतियां जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो कौन है, कि जल की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है पौधों में जो गतियां पाई जाती है। आगे चलते हैं तो ये क्या कहता है कि वृद्धि के कारण गति कैसे होती है पौधों में। तो दूसरी जो चीज आती है वो आती है पौधों में होने वाली जो गति दूसरी है वो कौन सी है, एक तो वो गति थी जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती और दूसरी वो गति है जो वृद्धि के ऊपर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो वृद्धि के कारण जो गति होती है वो कैसे होती है उसकी बात करते हैं। इसके लिए हमने क्या लिया, इसके लिए वो कह रहे हैं कि आप मटर का पौधा लो, तो मटर के पौधे की तरह कुछ पादप जो होते हैं वो दूसरे पादप या बाड़, बाड़ का मतलब कोई चीज जैसे लकड़ी वगैरह उसके साथ खड़ी हो जाती है, उस बाड़ पर प्रतान की सहायता से क्या होते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। अब ये बाड़ जो है ये तो आप जान रहे हो कोई भी सहारे वाली जो चीज हो सकती है, कोई दीवार हो सकती है, कोई खंबा हो सकता है, कोई दूसरा पेड़ हो सकता है, या कोई लकड़ी वगैरह जो हो सकती है वो होती है। तो वो तो हो गई बाड़ या हो गया वो सहारा। अब दूसरी चीज यहाँ पे जो शब्द आया है वो शब्द काम में आया है प्रतान। ये प्रतान क्या होता है, जैसे मैं मान लीजिए बिल्कुल एक सामान्य सा एग्जाम्पल दूं, तो आपने देखा होगा कि घिया वगैरह जो हम बोते हैं घरों के अंतर्गत, घिया की बेल वगैरह जो होती है उनमें आपने देखा होगा कि पत्ती जहां होती है वहां से या फिर तने के किसी भाग से आपने एक स्प्रिंग के जैसी क्या देखी होगी, संरचना देखी होगी। उस स्प्रिंग के जैसी संरचना को ही हम क्या नाम देते हैं, प्रतान कहा जाता है। तो प्रतान क्या होता है, प्रतान होती है एक अतिवृद्धि। प्रतान क्या है, अगर बात करें तो प्रतान क्या है, तने की एक अतिवृद्धि होती है। ये तने की क्या है, ये एक अतिवृद्धि होती है। अतिवृद्धि का मतलब तने के ऊपर पाई जाने वाली एक अतिरिक्त संरचना जो है अतिवृद्धि है, जो कैसे आकार की होती है, तो इसको मैं आकार के रूप में भी लिख देता हूं। ये होती है स्प्रिंग के समान। कैसी दिखाई देती है ये आपको स्प्रिंग के जैसी जो है वो दिखाई देती है, तने से निकलती है या तने में जहां पत्तियां जुड़ी हुई होती है उस स्थान से निकलती है। कुछ पौधों के अंतर्गत पत्तियों के शीर्ष से पर्णफलक का जो भाग होता है वहां से भी निकल सकती है। तो अलग अलग स्थान जो है वो इसके देखने को मिलते हैं। ये प्रतान क्या होते हैं, स्पर्श के लिए क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। प्रतान जो है अब वो खुद क्या है, वो स्पर्श के लिए क्या है, संवेदनशील है, यानी कि सेंसिटिव है वो। और जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से क्या होता है, दूर होता है, वो गति करता है।
यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है, उस लॉजिक को समझो कि मान लीजिए कोई एक पौधा है जिस पौधे के अंतर्गत प्रतान निकला हुआ है और वो प्रतान जो है वो ऐसे किसी सहारे के संपर्क में आ गया। तो अब इस प्रतान के दो भाग हो गए, एक तो वो भाग जो इस सहारे के संपर्क में है और एक वो भाग जो इससे दूर है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये प्रतान का शीर्ष भाग है, ये तो इस लकड़ी के संपर्क में आ गया और ये प्रतान का दूसरा भाग है जो उसके संपर्क में नहीं आया। तो इस भाग में कम वृद्धि होती है जो संपर्क में है, जबकि दूर वाला जो भाग होता है उसमें ज्यादा क्या होती है, वृद्धि। तो जब इसमें ज्यादा वृद्धि होगी तो ये क्या होता है, इसके चारों तरफ इस प्रकार से क्या हो जाता है, वो लिपट जाता है। ठीक है। तो प्रतान जो होता है ये होता है स्पर्श के लिए संवेदनशील, और जब प्रतान किसी सहारे के संपर्क में आता है तो प्रतान का वो भाग जो सहारे के संपर्क में है उसमें तो धीमे वृद्धि होती है, और दूर वाला जो भाग होता है उसमें वृद्धि जो होती है वो कैसे होती है, तेजी से वृद्धि होती है। तो जितना प्रतान का वह भाग है जो दूर रहता है, इस कारण प्रतान जो है उस वस्तु को चारों ओर से क्या कर लेता है, जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है। दिशिक का मतलब एक दिशा के अंतर्गत होती है। इससे ऐसा लगता है कि पादप क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से क्या करते हैं, समझते हैं। एक और एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो इसने दे दिया किसका, मटर में प्रतान का एग्जाम्पल दे दिया। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसको भी ले लेते हैं। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, एक अपने को क्या दे दिया, क्रियाकलाप अपने को दे दिया कि एक्सरसाइज है जिसको अपने को करके देखना है। और उसके लिए वो क्या कहते हैं, एक शंकु फ्लास्क को क्या कर लीजिए, जल से भर दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक फ्लास्क ले लो और इस फ्लास्क को किससे भर दो, पानी जो है उस पानी से इस फ्लास्क को भर दो। फ्लास्क की ग्रीवा को तार के जाल से क्या कर दीजिए, ढक दिए, और इसका मुंह जो है ये वाला फ्लास्क का, इस फ्लास्क के ऊपर क्या रख देते हैं, एक तार की जो जाली है वो इसके ऊपर रख देते हैं। एक ताजा छोटा सेम का पौधा, अब हम क्या लेते हैं, एक सेम का पौधा जो है वो हम लेते हैं और सेम के पौधे को तार की जाली पर इस प्रकार रख दीजिए कि उसकी जड़ें जो हैं वो जल में क्या रहे, भीगी हुई रहे। यानी कि एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि भाई एक बीकर ले लो या एक फ्लास्क ले लो, उस फ्लास्क में क्या कर दो, पानी भर दो, पानी भरने के बाद फ्लास्क के मुंह के ऊपर क्या रख दो, एक लोहे की जाली जो है वो रख दीजिए। अब ये कह रहा है उस जाली के ऊपर एक सेम का पौधा जो है वो रखो, और सेम के पौधे को इस तरीके से रखो कि उस सेम की जो जड़ें हैं वो पानी में क्या रहें, डूबी हुई रहें, यानी कि पानी के संपर्क में रहें, भीगी हुई रहें। एक ओर से खुला हुआ भाग गत्ते का एक बॉक्स ले लीजिए। अब एक तरफ से क्या कर ले, एक ओर से खुला हुआ गत्ते का क्या ले लिया, एक बॉक्स जो है वो ले लिया, जैसा कि दिखाई दे रहा है। फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली हुई साइड खिड़की की ओर हो। मतलब इसको एक बॉक्स में रख दिया, ये एक बॉक्स ले लिया और इस बॉक्स में इसको हमने क्या रख दिया, रख दिया। अब बॉक्स का जो खुला हुआ भाग है वो किधर होना चाहिए, खिड़की की तरफ, जहां से कौन आएगा, प्रकाश आएगा। तो ये खुला हुआ भाग जो है वो प्रकाश की तरफ यानी कि खिड़की की तरफ क्या होना चाहिए, जैसा कि चित्र 7.5 में दिखाया गया है। 2 या 3 दिन बाद आप देखेंगे कि प्ररोह प्रकाश की ओर झुक जाता है। तो 2-3 दिन बाद अपने को क्या दिखाई दिया है कि सेब के पौधे का जो ऊपरी भाग था वो सीधा नहीं जाकर कैसे झुक जाता है, जिधर से प्रकाश आ रहा था उस खिड़की की तरफ वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तथा जड़ें जो है वो प्रकाश से क्या होती हैं, दूर जाती हैं। तो इसका शीर्ष जो था वो तो कहाँ मुड़ जाता है, प्रकाश की तरफ, और इसका जड़ वाला जो भाग है वो कहाँ जाता है, नीचे की तरफ। यानी कि प्रकाश जो है उसके विपरीत क्या करता है, वो गति करता हुआ हमको दिखाई देता है। अब फ्लास्क को इस प्रकार घुमाइए कि प्ररोह प्रकाश से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर हो। अब ये कह रहा है कि फ्लास्क को क्या कर दो, घुमा दो। फ्लास्क को कैसे घुमा दो कि इसका जो प्ररोह वाला भाग था वो क्या हो जाए, प्रकाश से दूर चला जाए, और जड़ जो है वो किधर आ जाए, प्रकाश की तरफ आ जाए। यानी कि इसी चित्र को अपन क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। क्या कर दिया, इसी चित्र को हमने ऐसे कर दिया, और ऐसा करने के बाद फिर इसको कुछ समय के लिए रखा, छोड़ दो। फिर आप क्या देखोगे कि जब हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये भाग नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रकाश इधर से आएगा ये फिर वापस कहाँ मुड़ जाएगा, ऊपर की तरफ, और ये वाला भाग कहाँ मुड़ जाएगा, फिर नीचे की तरफ। तो जैसे ही इसको अपन पलट देंगे, यानी कि इसके शीर्ष वाले भाग को प्रकाश से दूर कर देंगे, तो जैसे इसको उठाकर मैं इधर कर देता हूं ऐसे,
तो क्या हो जाएगा, ये वाला भाग जो है वो प्रकाश से दूर हो गया, और जड़ें जो हैं इनको घुमाकर ऐसे कर देते हैं, ये चली जाती हैं प्रकाश की तरफ। तो फिर क्या होगा, कुछ समय पश्चात फिर आपको 2-3 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ऊपर वाला भाग था, तने वाला भाग, ये वापस से किधर मुड़ जाता है, प्रकाश की तरफ, और जड़ें जो हैं वो वापस किधर चली जाती हैं, प्रकाश से दूर जो है वो गति करने लगती है। इसे इस अवस्था में कुछ दिन के लिए विक्षोभ रहित छोड़ दीजिए। विक्षोभ का मतलब उसको हिलाना डुलाना नहीं है। क्या प्रारोह और जड़ के पुराने भागों में दिशा बदल दी है? बिल्कुल, हम कहेंगे कि उन्होंने अपनी दिशा को क्या कर दिया है, बदल दिया है। क्या यह अंतर नई वृद्धि की दिशा में है? बिल्कुल ठीक है। इस क्रियाकलाप से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इस क्रियाकलाप से हमने निष्कर्ष क्या निकाला? तो इस क्रियाकलाप से हमने निष्कर्ष ये निकाला कि तना जो होता है, तना जो होता है वो किधर गति करता है, ये प्रकाश की दिशा में गति करता है। तना जो है वो किधर गति करता है, वो प्रकाश की दिशा में क्या करता है, गति करता है। ये निष्कर्ष हमने निकाला, दिशा की ओर। और जड़ें जो हैं वो किधर गति करती हैं, जड़ जो है वो किधर गति करती हैं, वो प्रकाश से दूर, वो प्रकाश से क्या करती हैं, वो प्रकाश से दूर क्या करती हैं, गति करती। तो ये करती हैं प्रकाश से दूर गति, ये प्रकाश से दूर क्या करती हैं, गति करती हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जड़ें जो है ये किधर जाती हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में जाती है। ये किधर जाती हैं, ये गुरुत्व बल, गुरुत्व बल, या फिर ये भी कह सकते हैं जल की ओर। गुरुत्व बल या जल की ओर क्या करती हैं, ये गति करती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। पर्यावरणीय प्रेरक जैसे प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में होती हैं। तो कौन सी गति, ध्यान देना, दिशिक या अनुवर्तनी गति। कौन सी गति की बात की अभी अपन ने, कि जो एक निश्चित दिशा में होते हैं उसको दिशिक गति बोल रहे हैं, या फिर उसको क्या बोल रहे हैं, अनुवर्तन गति बोल रहे हैं उसको। और बोलिए किधर होती हैं, जिधर से उद्दीपन मिलता है या तो उस दिशा में होती है, या उद्दीपन के क्या होती है, विपरीत दिशा के अंतर्गत देखने को मिलती है ये। तो इसको ऐसे नहीं, मैं ऐसे निशान ले लेता हूं कि ये गतियां जो होती हैं वो किधर देखने को मिलती हैं। ये गतियां दिशिक या अनुवर्तन जो गतियां होती हैं, ये या तो उद्दीपन की ओर होती हैं या फिर उद्दीपन के विपरीत दिशा की ओर होती है ये गतियां। ठीक है, ये अपने को यहां से क्या हो गया, पता चल जाता है कि भाई दिशिक या अनुवर्तन जो गतियां होती हैं वो किधर होती हैं, वो या तो उद्दीपन जहां से मिल रहा है उसकी दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होती है। और उद्दीपन कौन होता है, तो उद्दीपन होते हैं इसके लिए जो पर्यावरणीय प्रेरक होते हैं, वो इसके लिए क्या होते हैं, उद्दीपन। पर्यावरणीय प्रेरक में कौन कौन सा आ जाएगा, तो जैसे दो तो इसने यहाँ पे लिख रखा है, प्रकाश लिख रखा है, गुरुत्वाकर्षण लिख रखा है। एक मैं और यहाँ पे ऐड कर देता हूं कि आप जल भी यहाँ पे लिख सकते। ये पर्यावरणीय क्या है, प्रेरक हैं, जो पौधे को गति करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो किस दिशा में गति करेगा। तो दिशिक या अनुवर्तन गतियां उनको कहते हैं जो पर्यावरणीय प्रेरक जैसे कि प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण या जल की दिशा में या उनके विपरीत दिशा में जो देखने को मिलती है। अतः दो भिन्न प्रकार की प्रकाशोन्मुख गतियों में प्रारोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है तथा जड़ इससे दूर मुड़कर क्या करती है, अनुक्रिया करती है। यह पादप की सहायता कैसे करता है, कैसे करता है, पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन जो है वो दिखाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि इन्हीं के प्रति और भी कोई ऐसे प्रेरक हो सकते हैं जिनके प्रति पौधे क्या करते हैं, गति जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। एक पादप की जड़ जो है वो सदैव कहाँ जाती है, वृद्धि करती है नीचे की ओर, जबकि उसका प्रारोह जो होता है वो सदैव किधर गति करता है, प्रकाश से दूर, यानी कि पृथ्वी की ओर क्या करता है, गति। जड़ें जो है वो किधर गति करती हैं, जड़ तो सदैव कहाँ करती गति है, नीचे की तरफ, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल या जल की दिशा में, और प्रकाश के विपरीत। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति करती हैं, या भौमजल जो होता है, भूमि में जो जल होता है उसकी दिशा में गति करती हैं, और प्रकाश के विपरीत। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि जड़ जो होती है उसकी गति किधर होती है। तो जड़ जो पौधे की होती है वो जड़ किधर गति करती है,
गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में बल की दिशा में या फिर किधर गति करती हैं? जल की दिशा में, गुरुत्व जल जो होता है उसको गुरुत्व जल ही लिख देता हूं, गुरुत्व जल की दिशा में। गुरुत्व जल की दिशा में, या मैं लिख देता हूं प्रकाश के विपरीत, प्रकाश के विपरीत। और तना जो है, तना या प्ररोह जो है वो किधर गति करता है? तना या प्ररोह जो होता है वो किधर गति करता है? तो तने और प्ररोह की अगर अपन बात करें तो वो किधर गति करता है? प्रकाश की दिशा में। प्रकाश की दिशा में, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, या फिर गुरुत्व जल के विपरीत। ऐसे गति करता है कौन? तना या प्ररोह जो होता है। ठीक है, यह प्ररोह तथा जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया के निसंदेह क्या है? गुरुत्वानुवर्तन होता है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा के अंतर्गत या उससे प्रेरित होकर होता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? गुरुत्वानुवर्तन बोलेंगे। चाहे वो उसके विपरीत दिशा में हो, अगर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में होता है या गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होता है, तो भी उसको क्या नाम दिया जाता है? गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन का वर्तन हुआ गुरुत्वाकर्षण बल से प्रेरित होकर। यदि जल का अर्थ पानी लें तथा रसायन का अर्थ क्या लें? रासायनिक पदार्थ हो, तो जल के हिसाब से उसको क्या नाम दे देंगे? जलानुवर्तन। और रासायनिक पदार्थों के हिसाब से उसको क्या कह देंगे? रसायनुवर्तन जो है उस नाम से जान देंगे। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल से प्रेरित होकर गति होती है, ध्यान क्या रखना है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल से प्रेरित होकर गति होती है तो उसको अपन किस नाम से जान रहे हैं? गुरुत्वानुवर्तन के नाम से हम उसको जान रहे हैं। अब मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होती है, वो उसके विपरीत भी हो सकती है। गुरुत्वानुवर्तन किस गति को कहेंगे? जो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रेरित होकर होती है, वो गुरुत्वानुवर्तन। अगर जल से प्रेरित होकर होती है तो जलानुवर्तन, और अगर रासायनिक पदार्थों से होती है तो रसायनुवर्तन, अगर वो प्रकाश से प्रेरित होकर होती है तो उसको प्रकाशानुवर्तन। यानी कि जिस चीज से प्रेरित होकर गति दिखाई देती है उसको वैसा ही नाम देते हैं। तो कौन कौन सी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक को तो जैसे अपन ने नाम दे दिया गुरुत्वानुवर्तन, एक को अपन क्या नाम दे दिया? जलानुवर्तन, एक को अपन ने क्या नाम दे दिया? रसायनुवर्तन, एक को हमने क्या नाम दे दिया? प्रकाशानुवर्तन। इस तरीके से हमने उसको नाम दे दिया। किससे प्रेरित होकर गति हो रही है उसको वैसा ही नाम दे दिया। ये गति किससे प्रेरित होकर हुई? गुरुत्वाकर्षण बल से प्रेरित। ये किससे प्रेरित हुई? ये हुई गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हुई? ये प्रेरित। ये गति किससे प्रेरित हो रही है? ये जल से प्रेरित, ये जल से प्रेरित है। ये वाली गति किससे हो रही है? रासायनिक पदार्थों से प्रेरित। ये किससे प्रेरित है? रासायनिक पदार्थों से प्रेरित हुई है। ये किससे हुई? प्रकाश से प्रेरित।
उसकी दिशा में या उसके विपरीत दिशा में, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या हम इस प्रकार की दिशिक वृद्धि जो है वो गतियां के उदाहरणों के बारे में और विचार कर सकते हैं क्या? तो रसायनोवर्तन का एक उदाहरण कौन होता है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों में जनन प्रक्रम का अध्ययन करते समय क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो एक जो इसका एग्जाम्पल है वो कौन सा हो गया? एक इसका एग्जाम्पल देखने को मिल गया, रसायनोवर्तन का एक एग्जाम्पल अपने को क्या मिल गया कि रसायनोवर्तन का उदाहरण कौन हो गया? पराग नलिका का क्या होना? बीजांड की ओर वृद्धि करना। पराग नलिका का किसकी ओर गति करना? बीजांड की ओर गति करना। ये किससे प्रेरित है? ये रसायनोवर्तन जो क्रिया होती है उससे क्या होता है? ये प्रेरित होता है। आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार से क्या होती हैं? संचरित होती हैं, उसकी चर्चा एक बार हम फिर से करते हैं। ये कह रहा है, छुई बुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है, दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत क्या होती है? मंद होती है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियां भी क्या होती हैं? मंद होती है। यानी कि वृद्धि से संबंधित जो गतियां हैं पौधे की, वो भी क्या होती हैं? धीमे होती है। बस स्पर्श के प्रति अनुक्रिया जो है वो कैसे होती है? बहुत ही तेज। स्पर्श के प्रति जो अनुक्रिया देखने को मिलती है वो होती है बहुत तेज। रात और दिन के समय अनुक्रिया पुष्पों की गति वो होती है धीमी, और वृद्धि संबंधी गतियां भी क्या होती हैं? बहुत ही धीमी जो होती हैं वो पाई जाती हैं। जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारी भुजा और अंगुलियां यादृच्छिक न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करते हैं। यादृच्छिक का मतलब होता है अनिश्चित दिशा। तो हमारी अंगुलियां और भुजा जो होती है ये कभी भी अनिश्चित दिशा में नहीं गति करती, ये हमेशा एक ही दिशा में गति करती हैं, आगे की तरफ। या ये कहें कि जैसे ऐसे हमारे हाथ होते हैं तो ये हमेशा कहाँ गति करती हैं? भूमि की तरफ ही क्या करती हैं? ये हमेशा गति करती है। तो हमारी भुजा और अंगुलियां यादृच्छिक न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तेज होता है। बहुत सिंपल सी बात है ये तो, कि नियंत्रित जो गतियां होती हैं वो धीमी भी हो सकती हैं और तेज भी हो सकती हैं। लेकिन उद्दीपन से होने वाली जो गतियां होती हैं, अगर उसमें सूचनाएं तेजी से प्रसारित हो रही हैं तो गति भी तीव्र होगी। अगर सूचनाओं का प्रसारण धीमे हो रहा है तो गति भी कैसी होगी? धीमी। यानी कि उद्दीपन से जो गति होती है उसकी जो दर होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो किस पर निर्भर करती है? सूचनाओं के प्रसारण पर निर्भर करती है या सूचनाओं के स्थानांतरण पर निर्भर करती है? अगर सूचनाओं का स्थानांतरण तेज हो रहा है तो गति भी तीव्र देखने को मिलेगी। अगर सूचनाओं का स्थानांतरण धीमी गति से हो रहा है तो गति भी मंद देखने को मिलेगी। जबकि अपन बात करें किसकी? नियंत्रित गति, वो दोनों तरीके से हो सकती है, मंद भी हो सकती है और वो तीव्र भी हो सकती है। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना जरूरी होता है। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन होता है। तो संचरण होने के लिए उद्दीपन का क्या चाहिए अपने को? एक माध्यम, और सबसे अच्छा माध्यम कौन होता है? विद्युत होता है। लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग की भी क्या होती है? अपनी एक सीमाएं होती हैं। सर्वप्रथम केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हुई है। तंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं है। यानी कि उद्दीपन जो है वो किसके द्वारा गति करता है? विद्युत के द्वारा। और विद्युत जो होता है उसकी भी अपनी क्या है? एक सीमा होती है कि वो विद्युत उद्दीपन जो है वो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? उन कोशिका तक पहुंचेंगी जो किससे जुड़ी हुई है? तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि सारे शरीर में वो एक साथ फैल जाएगा। तो विद्युत उद्दीपन पहले कहाँ जाता है? उस भाग में पहुंचता है जो तंत्रिका से जुड़ा हुआ है, या उस कोशिका में पहुंचता है जो पहले तंत्रिका से जुड़ा हुई है। ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरे शरीर में वो क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। दूसरे, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचारित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचारित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। तो विद्युत उद्दीपन जो होता है, यानी कि जंतुओं के अंतर्गत जो उद्दीपन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित होते हैं, और संचारित होने के लिए उद्दीपनों को क्या चाहिए? एक माध्यम, और सबसे अच्छा माध्यम किसको माना गया है? विद्युत को। लेकिन ये विद्युत के रूप में जो आवेग जाते हैं इसकी भी अपनी वो क्या कह रहा है कि एक लिमिटेशन है, इसकी भी अपनी एक सीमा है।
और सीमाएं जो बात करें उसके अंतर्गत ये कहता है कि ये दो सीमाएं जो हैं उनका सबसे ज्यादा रोल होता है, जिसमें से पहली सीमा तो ये होती है कि विद्युत आवेग पहले उन कोशिकाओं में स्थानांतरित होता है जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हुई होता है, वो शरीर की सभी कोशिकाओं में एक साथ स्थानांतरित नहीं होता है। पहली तो उसकी लिमिटेशंस या कमी जो है वो ये है। दूसरी कमी ये बता रहा है कि एक बार अगर विद्युत आवेग जो है वो किसी कोशिका में पहुंच गया तो वहां से वो दूसरी कोशिका में जाएगा, और दूसरी कोशिका में जाने के लिए दोबारा से क्या होगा, एक नया आवेग जो होता है वो उत्पन्न होता है और फिर वो संचरित होगा। तो नए आवेग को उत्पन्न करने के लिए कोशिका जो है उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जिसके लिए कोशिका को कुछ समय की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये विद्युत आवेग के द्वारा सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, उसकी भी कितनी कमियां होती हैं, उसकी भी दो कमियां हैं, उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। दोनों को ध्यान रखना, जिसमें से पहली सीमा तो उसकी कौन सी है, फर्स्ट उसकी सीमा तो ये होती है कि विद्युत आवेग पहले उन कोशिकाओं में स्थानांतरित होता है जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हुई होती है। और दूसरी कमी इसकी ये होती है कि एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है और वो ही क्या करता है, फिर गति करता है, तो पुनः नया आवेग क्या होता है, उत्पन्न होगा। तो फिर नया आवेग उत्पन्न होने के लिए क्या होगा, नया आवेग उत्पन्न होगा और वो दोबारा से क्या होगा, संचरित होगा, जिसके लिए कोशिका को फिर वापस से क्या करना पड़ेगा, वही सारा प्रोसेस जो है वो वापस से करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोशिका को क्या चाहिए, कुछ समय जो है उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो विद्युत आवेग की ये दो कमियां जो है वो देखने को मिलती है। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न तो जनित हैं और न ही क्या होते हैं, संचरित होते हैं। यानी कि इस पूरे को इतना बड़ा न लिखकर हम इस लाइन के रूप में उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि विद्युत आवेग जो होता है वो सतत ना तो उत्पन्न होता है और ना ही सतत रूप से क्या होता है, संचरित होता है। यानी कि कंटिन्यू ना तो वो उत्पन्न होता है और ना ही कंटिन्यू वो क्या करता है, गति करता है। ये इसकी क्या होती है, दूसरी कमियों के रूप में देखने को मिलता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश भूकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचार का संदर्भ भी दे चुके हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दे तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है। यानी कि जीव जो होते हैं वो विद्युत आवेग के रूप में ही उद्दीपन को संचित नहीं करते हैं, बल्कि इसके लिए वो दूसरे तरीके भी क्या करते हैं, अपनाते हैं। और दूसरे तरीकों में सबसे अच्छा कौन माना जाता है, रासायनिक पदार्थ। तो उद्दीपन के संचरित होने के दो तरीके हो गए। कोई भी उद्दीपन जो होता है उस उद्दीपन का संचरण जो होता है, उद्दीपन का स्थानांतरण जो होता है, उस स्थानांतरण के कितने तरीके होते हैं। सबसे मुख्य जो होता है वो तो कौन सा होता है, वो तो होता है विद्युत आवेग। जिसमें से फर्स्ट तो कौन होता है, वो तो होता है, फर्स्ट तो होता है विद्युत आवेग के रूप में, ये सबसे मेन माना जाता है। तो विद्युत आवेग वाला जो होता है ये क्या माना जाता है, ये मुख्य भी होता है और साथ में मैं कह सकता हूं ये बहुत तेज भी होता है। मुख्य भी होता है और क्या होता है, ये बहुत ज्यादा तीव्र भी होता है। और इसी में दूसरा जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, किसी रासायनिक यौगिक का मुक्त होना। किसी रासायनिक यौगिक का क्या होना, मुक्त होना, या किसी रासायनिक पदार्थ भी लिख सकते हो, उसका क्या होना, मुक्त होना। ये दो तरीके होते हैं उद्दीपन के संचार करने के जीवों के अंतर्गत। और ये क्या होता है कि रासायनिक पदार्थ जैसे ही निकलेगा तो वो रासायनिक पदार्थ क्या करेगा, आसपास की कोशिकाओं में एक साथ ही क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है, यानी कि शीघ्रता के साथ क्या होता है, फैल जाता है। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के लिए साधन हो तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होंगे तथा उन्हें संचारित भी करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि दूसरा जो तरीका होता है वो कौन सा है, वो है रासायनिक संचार। किसकी बात करते हैं, दूसरा जो तरीका होता है उसमें किसकी बात करते हैं, रासायनिक संचार जो होता है उसकी बात करते हैं। तो पहला है विद्युत आवेग और दूसरा हो गया रासायनिक संचार। अब रासायनिक संचार के द्वारा कैसा होता है तो वो भी सुनो। रासायनिक संचार में क्या होगा कि कोशिका के पास क्या होंगे, विद्युत आवेग होंगे।
विद्युत आवेग जब भी किसी कोशिका के पास पहुंचेंगे तो वो कोशिका क्या करेगी, एक रासायनिक पदार्थ जो है उसको क्या करेंगी, मुक्त करेंगी। वो रासायनिक पदार्थ उसके आसपास की कोशिकाओं में आसानी से क्या होगा, फैल जाएगा। अब यदि आसपास की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के पास ऐसा एक यौगिक होता है जो उनको आराम से क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, उनको आराम से संसूचित कर लेता है, और संसूचित करने के बाद वो क्या करता है, अपने विशेष अणुओं का उपयोग करके उन सूचनाओं से ज्ञान प्राप्त करता है और आगे की तरफ उनको क्या कर देता है, संचरित कर देता है। इस तरीके की पूरी जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है जीवों के अंतर्गत। तो रासायनिक संचार का तरीका ध्यान रखना, इसमें विद्युत आवेग पहले जाएगा, किसी कोशिका के पास स्थानांतरित होगा, कोशिका करेगी रासायनिक पदार्थ को मुक्त, रासायनिक पदार्थ आसपास की कोशिकाओं में फैल जाएगा। आसपास की कोशिकाओं के पास कौन होगा, कोई डिटेक्टर होगा, कोई संसूचित करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए उनके पास क्या होते हैं, कोई साधन होता है। उस साधन की सहायता से वो उन सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और सूचनाओं का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं या उनका विश्लेषण करते हैं और अगली कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, संचारित या स्थानांतरित कर देते हैं। इस तरीके से रासायनिक संचार की सहायता से सूचनाओं का क्या होता है, स्थानांतरण या उद्दीपन जो है वो स्थानांतरित होता है। हालांकि यह प्रक्रम जो है वो बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंध के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। इसे अपवर्ती तथा स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। अब उन रासायनिक पदार्थों को नाम क्या दिया है, हार्मोन। तो उन रासायनिक पदार्थों का नाम क्या रख दिया गया है, हार्मोन, उनको नाम रख दिया गया है। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। इसका हॉर्मोन्स, रासायनिक पदार्थ जो हैं उनको क्या नाम दिया, ये भी ध्यान रखना। वो रासायनिक यौगिक जो थे उन रासायनिक यौगिकों का नाम क्या रखा है, हार्मोन। रासायनिक यौगिकों का नाम क्या रखा है, उनका नाम दिया है हार्मोन। उनका नाम दिया हार्मोन। अब ये क्या कह रहा है कि हार्मोन के उत्पन्न होने का और उसके क्रिया क्षेत्र दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं इनका संश्लेषण स्थान और क्रिया क्षेत्र, इनका संश्लेषण स्थान और इनका क्रिया क्षेत्र जो होता है, इनका संश्लेषण स्थान व क्रिया क्षेत्र जहां पर ये काम करते हैं, क्रिया क्षेत्र, ये दोनों ही क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्रिया क्षेत्र क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ये होते हैं अलग अलग। ठीक है, इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से क्या होता है, दूर होता है, और साधारण विसरण के द्वारा वो क्रिया क्षेत्र तक क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं आराम से। अब ये भी पूछा जाए कि इनका स्थानांतरण कैसे होता है, तो वो भी आप बता सकते हो कि इनका स्थानांतरण जो है वो किसके द्वारा होता है, विसरण की क्रिया जो है उसके द्वारा ये स्थानांतरित होते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं, क्रियाकलाप 7.2 जो है। 7.2 में हमने क्या किया था, तो उसको वापस से हम देख लेते हैं। ये था हमारा 7.2, ये है हमारा 7.2, जिसमें हमने क्या किया था, इस गमले को प्रकाश की विपरीत दिशा में बदलकर क्या कर दिया था, रख दिया था। ये कहता है उसी प्रयोग को अपने घर वापस से देखते हैं। तो चलते हैं, क्या कहता है अपना 7.2 पे चलते हैं, क्या कहता है। तो अपन आ जाते हैं 7.2 कहाँ है अपना भाई, ये आ गया अपना 7.2। ये कहता है हम एक उदाहरण लेते हैं और काम करते हैं। इसको देखो, हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है, एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्ररोग के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। अब ध्यान देना कि जब भी पौधा क्या है, क्या करता है, जब भी कोई पौधा जो है वो प्रकाश को क्या करता है, संसूचित करता है, तो वहां पर क्या होता है, एक हार्मोन जिसका नाम क्या होता है, ऑक्सिन होता है। ये कहां से निकलता है, ये प्ररोह का अग्रभाग जो होता है उसका शीर्ष जो होता है वहां पर बनता है, तथा कोशिकाओं की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करने में सहायक होता है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
जब पौधा किसको संसूचित करता है? जब पौधा प्रकाश को क्या करता है? ग्रहण करता है, प्रकाश को डिटेक्ट करता है। तो क्या होता है? तो उसके अंतर्गत एक हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम क्या दिया है? ऑक्सिन। ये हार्मोन वहां पे बनता है। ये हार्मोन काम क्या करता है? ये प्ररोह जो होता है, उस प्ररोह के अग्रभाग जो होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? बनता है। यानी कि इसके संश्लेषण का स्थान क्या होता है? प्ररोह का शीर्ष जो भाग होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लंबाई में क्या करना? वृद्धि में सहायक होता है। ये सारे के सारी चीजें अपने को किसके बारे में पता चली? ऑक्सीजन जो होता है, उस ऑक्सीजन के बारे में ये सारी बातें अपने को पता चल गई। ठीक है भाई, ऑक्सीजन क्या होता है ध्यान रखना। जब भी कोई पौधा प्रकाश को डिटेक्ट करता है, संसूचित करता है, तो उसके अंतर्गत एक हार्मोन बनता है, और उस हार्मोन को नाम क्या देते हैं? ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन बनता कहाँ है? तना यानी कि प्ररोह का जो शीर्ष भाग होता है वहां पर यह बनता है। और ये काम क्या करता है? ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करने में क्या होता है? सहायक होता है। जब प्रकाश एक ओर से आ रहा है, तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये पौधा है, अगर मान लेते हैं कि ये क्या है? ये पौधा है, और ये पौधे का क्या हो गया? शीर्ष भाग हो गया, और यहां पर पाई जाती हैं बहुत सारी, जैसे मान लीजिए ये मैंने पत्तियां बना दी है इस तरीके से, ऐसे मैंने ये पत्तियां क्या कर दी है? बना दी। और यहां से मैं क्या डाल रहा हूं? यहां से मैं डाल रहा हूं प्रकाश। तो ये क्या कह रहा है कि जब प्रकाश जो है वो इस पौधे के ऊपर गिरेगा, तो ये ऑक्सीजन जो होता है ये क्या होगा? ये ऑक्सीजन जो है ये विसरित होकर क्या होगा? इसके छाया वाले भाग में चला जाएगा। यानी कि इधर से प्रकाश आ रहा है तो ऑक्सीजन जो है वो इधर से विसरित होकर इधर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है वो इधर से विसरित होकर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। अब जब ऑक्सीजन इधर आ जाएगा तो इस भाग की वृद्धि जो है वो ज्यादा होने लगेगी। तो पौधा क्या होता है? ऐसे प्रकाश की तरफ क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। ठीक है। तो जब पादप एक ओर से प्रकाश आ रहा है, तब ऑक्सीजन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए क्या कर देता है? उद्दीपित कर देता है। अतः पादप जो है वो प्रकाश की ओर क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। सिंपल सी बात समझो कि ये एक पौधा है, इस पौधे के ऊपर हम इस दिशा से क्या कर रहे हैं? प्रकाश डाल रहे हैं। तो ये पौधे का शीर्ष भाग है, और इस शीर्ष भाग के अंतर्गत बनेगा ऑक्सीजन। जब एक दिशा से प्रकाश आएगा तो इस शीर्ष भाग का जो ऑक्सीजन होगा वो किधर चला जाएगा? प्रकाश के विपरीत वाले भाग में चला जाएगा। इधर से प्रकाश आ रहा था और ऑक्सीजन जो है सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर से किधर स्थानांतरित हो जाएगा? इस दूसरी दिशा में। जब ऑक्सीजन इधर आ जाएगा तो इस भाग की कोशिकाएं जो हैं उनमें तेजी से वृद्धि होने लगेगी। तो पौधा जो है वो धीरे धीरे क्या होगा? इस तरीके से प्रकाश की तरफ क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण कौन है? जिब्रेलिन, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में क्या होता है? सहायक। तो दूसरा हार्मोन कौन सा आ गया अपना? जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन का काम क्या है? जिब्रेलिन का काम हो गया तने की वृद्धि में क्या होता है? ये सहायक होता है। तो ये हो गया किसका काम? जिब्रेलिन का काम। ये किसमें सहायक होता है? तने की वृद्धि में क्या होता है? ये सहायक होता है। ये होता है तने की वृद्धि में सहायक। ये लीजिए, मैंने इसको एक ही कर दिया है पूरे को। तो ये है तने की वृद्धि में क्या होता है? सहायक। जिब्रेलिन जो तने की वृद्धि में क्या होता है? सहायक। अगला एक और हार्मोन ये बता रहा है, और वो अगला हार्मोन कौन सा है? वो है साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन किसमें सहायक होता है? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में क्या होता है? सहायक। साइटोकाइनिन किसमें विभाजन करता है? कोशिका विभाजन जो होता है उसके अंतर्गत क्या होता है? सहायक होता है। तो तीसरा हार्मोन। और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में क्या होता है? पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए साइटोकाइनिन जो होती है इसकी सर्वाधिक मात्रा कहाँ मिलेगी, तो साइटोकाइनिन की सर्वाधिक मात्रा जो है वो किसमें पाई जाती है? फलों के अंतर्गत और बीजों के अंतर्गत। या फिर आप ये भी कह सकते हो, जिन भागों के अंतर्गत कोशिका विभाजन जो है वो तीव्रता से होता है, उन भागों के अंतर्गत साइटोकाइनिन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। तो साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है?
कोशिका विभाजन जहां ज्यादा होता है उन क्षेत्रों में साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, विशेषकर पौधों और फलों की कोशिकाओं के अंतर्गत। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं। लेकिन पादप की वृद्धि मंदन करने के लिए भी संकेतों की क्या होती है, आवश्यकता। एब्सिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि का मंदन करने वाले हार्मोन में आता है। कौन सा? एब्सिसिक। एब्सिसिक अम्ल जो है ये किसमें सहायता करता है? ये वृद्धि को कम करने वाले हार्मोनों में शामिल है। यानी कि अब हमें एक पता चल गया कि पौधे के अंतर्गत दो तरीके के हार्मोन होते हैं। एक वो हार्मोन जो पौधे की लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। एक वो हार्मोन जो पौधे की लंबाई को क्या करते हैं, कम करते हैं। पत्तियों का मुरझाना इसी के प्रभावों के अंतर्गत आता है। किसके प्रभाव में? ये जो एब्सिसिक अम्ल होता है उसके प्रभाव में आता है पत्तियों का मुरझाना। इसके प्रभाव में क्या होता है, सम्मिलित होता है। किसके प्रभावों में? एब्सिसिक अम्ल के जो प्रभाव होते हैं उसके अंतर्गत शामिल है। यानी कि अब आपको यहां से क्या पता चल गया? अब आपको यहां से पता चल गया कि पादप हार्मोन और पादप हार्मोन जो है ये कितने प्रकार के हो गए। तो पादप हार्मोन के बारे में आपको पता चल गया कि ये हो गए दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार हो गए इसके? एक तो हो गए जो लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि, यानी कि वृद्धि को प्रेरित करने वाले। एक तो कौन से हो गए? वृद्धि को क्या करने वाले? वृद्धि को प्रेरित करने वाले हो गए एक तो। एक तो हो गए वृद्धि को प्रेरित करने वाले, और दूसरे कौन से हो गए? दूसरे हो गए वृद्धि को कम करने वाले। दूसरे हो गए वृद्धि को क्या करने वाले? वृद्धि को कम करने वाले। कम को आप साइंस की भाषा में कह सकते हो मंदन। मंदन करने वाले। और कौन कौन से हैं और इनके काम क्या हैं वो भी मैं लिख देता हूं। एक इसके अंतर्गत कौन आता है? एक तो इसमें आता है ऑक्सिन। एक तो इसमें कौन आ गया? ऑक्सिन जो है एक तो वो आता है इसमें। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन करता है पौधे की लंबाई में वृद्धि। प्ररहो जो होता है उसकी लंबाई में क्या करता है ये? वृद्धि। तो ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन किसके लिए है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, उसके लिए तो ये वाला है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आया अपना जिब्रेलिन। दूसरा कौन सा है? जिब्रेलिन। ये क्या करता है? तने की लंबाई में वृद्धि। ये करता है तने की लंबाई में वृद्धि। और एक कौन सा है अपना? साइटोकाइनिन। एक है साइटोकाइनिन और ये क्या करता है? कोशिका विभाजन की दर में वृद्धि। ये करता है कोशिका विभाजन में वृद्धि। ये तो तीन जो थे ये तो अपने हो गए वृद्धि को बढ़ाने वाले। वृद्धि को कम करने वालों में बात करें तो कौन कौन है? वृद्धि को कम करने वालों में कौन आता है? एब्सिसिक अम्ल। कौन आता है? एब्सिसिक अम्ल। और ये क्या करता है? ये तने की लंबाई को क्या करता है? कम करता है, या सीधा सीधा लिख लो वृद्धि को कम करता है। विशेषकर इसका काम क्या है? पत्तियों का मुरझाना।
ये इसके अंतर्गत है भाई। आगे चलते हैं, पादप हार्मोन क्या है। तो पादप हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा, क्या होते हैं पादप हार्मोन। ये वो पदार्थ यानी कि वे रासायनिक पदार्थ जो पौधे की वृद्धि को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो पादपों में वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं, उनको क्या कहते हैं, पादप हार्मोन। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से क्या होता है, दूर, यानी कि ये बनते कहीं और हैं और क्रिया जो है ये कहीं और करते हैं। और जाते किस तरीके से हैं, तो इनका स्थानांतरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, विषण के द्वारा ये क्या होते हैं, क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। संश्लेषण का स्थान और क्रिया क्षेत्र इनका क्या होता है, दूर होते हैं। रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पादपों में वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के साथ क्या करते हैं, समन्वय करते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पादप हार्मोन। दूसरा सवाल है, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो छुई मुई में पादपों की पत्तियों की जो गति है वो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है, जबकि प्ररोह की जो वृद्धि है वो किस पर निर्भर करती है, मतलब प्ररोह की जो गति है वो किस पर निर्भर करती है, वृद्धि पर निर्भर करती है। तो छुई मुई में पत्तियों की गति वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है, जबकि बात करें प्ररोह की जो गति है वो वृद्धि पर निर्भर करती है। एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा, वो स्पर्श के प्रति हो रही है और प्ररोह की जो गति होती है वो प्रकाश या किसी पर्यावरणीय जो प्रेरक होते हैं उसकी वजह से देखने को मिलती है। तो ये स्पर्श के प्रति अनुक्रिया के साथ तीव्र होती है, जबकि प्रकाश की और प्ररोह की गति जो है वो वृद्धि से संबंधित होती है, ये धीमी होती है। छुई मुई की गति वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है, जबकि प्ररोह की गति जो है वो वृद्धि के कारण क्या होती है, प्रेरित होती है। दोनों अंतर मैंने आपको बता दिया। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो एक क्या, हम तो तीन दे सकते हैं, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। कोशिकाओं की लंबाई में बढ़ाने वाला ऑक्सिन हो गया, तने की लंबाई को बढ़ाने वाला जिब्रेलिन हो गया, और कोशिका विभाजन को बढ़ाने वाला साइटोकाइनिन। ठीक है, तो जिब्रेलिन भी लिख सकते हो, ऑक्सिन भी लिख सकते हो, साइटोकाइनिन भी लिख। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक होता है। तो प्रतान किसी सहारे के संपर्क में आता है तो हमने पढ़ा था कि उसका पास वाला जो भाग होता है उसमें वृद्धि, मतलब उसमें वृद्धि कम होती है और दूर वाले भाग में वृद्धि ज्यादा होती है। यानी कि इसका मतलब प्रतान का वो भाग जो किसी सहारे के संपर्क में है वहां ऑक्सिन की मात्रा कम होगी, जबकि ऑक्सिन दूर वाले भाग पर क्या होगा, ज्यादा। तो दूर वाले भाग पर जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो इस भाग की वृद्धि तेजी से होगी, जिससे ये सहारे से क्या हो जाता है, लिपट जाता है। तो ऑक्सीजन का वितरण असमान हो जाता है, जिस ओर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है उस ओर कोशिकाओं में अधिक वृद्धि होती है। असमान वृद्धि के कारण प्रतान सहारे की ओर मुड़ता है और उसके चारों ओर क्या हो जाता है, लिपट जाता है। तो याद रखना, प्रतान के सहारे के पास जो या सहारे को स्पर्श करने वाला जो भाग होगा वहां पर ऑक्सीजन कम होगा और दूर वाले भाग में ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला सवाल है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो कोई भी कर सकते हो आप, मिट्टी में कोई पौधा रख लीजिए और उस पौधे के अंतर्गत आपको क्या करना है, मतलब एक जगह कर लो उसमें पानी कम, एक जगह कर दो ज्यादा। जैसे गमले में एक पौधा लगा दिया और उस गमले की जो मिट्टी है उसमें एक तरफ पानी ज्यादा डाल दो, दूसरी तरफ पानी मत डालो। तो आप देखोगे कि जड़ें जो है वो किधर मुड़ जाती है, पानी की तरफ मुड़। एक पात्र में नम मिट्टी रखें और उसमें एक पादप की जड़ को इस प्रकार रखें कि एक और नमी अधिक हो और दूसरी तरफ नमी क्या हो, उसमें कम हो। कुछ समय बाद जड़ की वृद्धि का निरीक्षण करो तो क्या होगा, जड़ जो है वो अधिक नमी वाली दिशा में क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन गति के नाम से जानते हैं। अब आता है दोस्तों, जंतुओं में हार्मोन जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, और इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तो तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे।